आज हम लोगों का शुरू होने वाला है टेस्ट। अब हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? टेस्ट। अब टेस्ट क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि इतना कुछ पढ़े हैं, वो तो पता तो चलना चाहिए ना। पढ़े अगर क्वेश्चन सामने सामने ना पूछ कर, अगर क्वेश्चन घुमा कर थोड़ा पूछ दिया जाए तो क्या वो क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए टेस्ट जरूरी है। इसीलिए ये टेस्ट का सीरीज शुरू किया गया है। अब टेस्ट शुरू होगा। अब देखिए टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, ये पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे। इसको बस अंत तक देखते रहिए। तो देखिए आप लोग को ये 5 ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अभी ना। ये 5 क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसमें से कैसे और सारे क्वेश्चन निकलेंगे। और एक और बात समझिए, इस जो टेस्ट है इसका क्लासेस लगभग 4 गो होगा। क्लासेस लगभग 4 गो क्लासेस होगा। 4 गो क्लासेस में पूरा पेपर 1 कवर हो जाएगा। यानी कि पेपर 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मतलब जितना भी उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कवर। आप लोग को पता है कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिए। सारे जो चैप्टर्स हम क्वेश्चन निकाल कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। अब उसमें से किस तरह से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन से कैसे 3-4 गो क्वेश्चन हम बताए हैं, वैसे ही हम क्वेश्चन क्या करेंगे? पूछेंगे। और उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे भी। अगर वो क्वेश्चन आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है उसका आंसर, तो उसको पूरा डिटेल में बताकर अभी याद करवा देंगे। क्या करेंगे? अभी याद करवा देंगे। और इसका क्लासेस लगभग 4 गो क्लासेस होगा। उसमें पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण के लोगों के जीविका का मुख्य आधार। अब आधार, बस आधार। अब खुद से समझिए क्वेश्चन क्या है। आधार बोल रहा है, यानी कि आधार क्या होगा यही बोला जा रहा है। पहला होगा कृषि, बी शिकार, सी पशुपालन और डी उद्योग धंधा। ठीक है, तो खुद से सोचिए तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा शिकार। क्या आंसर होगा? शिकार। क्योंकि पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे? शिकार। अब हमको बताइए पूरा पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है? ये जो पूरा पाषाण काल है किस काल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पाषाण काल के अंतर्गत। किस काल के अंतर्गत? पाषाण काल के अंतर्गत। क्या पाषाण काल सिर्फ एक ही भाग में है? पूरा पाषाण काल में ही है कि और भी कोई काल है? तो हाँ, और भी काल है। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और दूसरा क्या है? दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा है? नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल से देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। पाषाण काल का प्रारंभिक समय कौन सा था? पाषाण काल का प्रारंभिक समय कौन सा था या प्रारंभिक काल कौन सा था? ये पाषाण काल के अंतर्गत आता है, यानी पत्थरों का काल। पाषाण मतलब पत्थर। पाषाण काल का शुरुआती काल या शुरुआती दौर कौन सा था? तो कौन था? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि सोहन संस्कृति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन में रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। जो सोहन संस्कृति है ये किसके अंतर्गत आती है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आता है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है सोहन संस्कृति। अब उसके बाद बात करते हैं पूरा पाषाण काल में और कुछ भी क्वेश्चन आता है कि पूरा पाषाण काल, ये जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, जो शैल चित्र बनाया गया था, जो गुफा में जो चित्र बने थे, वो किस काल के हैं? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। किस काल के हैं? पूरा पाषाण काल के हैं। किस काल के? ध्यान रखिएगा, ये पूरा पाषाण काल से सारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल ही होगा। ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में बना गया चित्र, जो गुफा में चित्र है, वो चित्र किस काल के बने हुए? पूरा पाषाण काल। आग का खोज किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। किस काल में? ये पूरा पाषाण काल, यानी शुरुआती दौर में ही आग का खोज हो गया था। ये अब पूरा पाषाण काल का काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल पर चलते हैं। मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथिक एज किसे कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज किसे कहते हैं? एज मतलब काल होता है या युग होता है। माइक्रोलिथिक एज किसे कहते हैं? यही मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। अब इसको क्यों माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, इसको समझना है। माइक्रो मतलब छोटा, छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगे। बड़ा बड़ा हथियार, देखिए यहाँ पर बड़ा हथियार का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर छोटे छोटे दौड़ दौड़ कर अब शिकार किए जाने लगे। पहला क्या होता था, ये यहाँ पर पूरा पाषाण काल में ऊपर से पत्थर गिरा दिया जाता था जानवरों पर। मान लीजिए उधर से पूरा झुंड में लोग गए और जानवरों को इधर से मतलब हाला करते हुए पूरा गए, एकदम तेजी से चिल्लाते हुए, तो जानवर आगे भागता गया। उधर पत्थर रखे हुए रहते, बस गिरा देते थे बस जानवर पर। पत्थर क्या होता था? गिर जाता था, जिससे जानवर क्या हो जाता था?
खत्म, कहानी जानवर का शिकार हो जाता था इन लोगों का। लेकिन यहाँ पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा विकसित हो गए और बढ़िया बढ़िया औजार बनाने लगे, थोड़ा हथियार, नुकीला हथियार बनाने लगे पत्थरों का और लकड़ियों के सहारे, हड्डियों के सहारे सब बनाने लगे। इसीलिए इस एज को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। अब मध्य पाषाण काल में महदहा और सराय नहार, ये दो जो स्थान है, ये स्थल है, ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों स्थल किस काल के हैं, मध्य पाषाण काल के। कुत्ता को पालतू किस काल में बनाया गया था, कुत्ता को जो पालतू बनाया गया था वो किस काल में बनाया गया था, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ही कुत्ता को क्या बनाया गया था, पालतू, और यहाँ ही से पशुपालन शुरू हो गया था। सबसे पहले जो जानवर था क्या था, कुत्ता ही था जिसको पालतू बनाया गया था। और ये कहाँ से, मध्य पाषाण काल से ये शुरुआत हुआ। अब चलते हैं नव पाषाण काल की तरफ। ये नव पाषाण काल जो है वो अंतिम दौर था किसका, पाषाण काल का अंतिम दौर नव पाषाण काल था। अब नव पाषाण काल के कुछ स्थल के बारे में आता है। ये तो बहुत विकसित हो चुके थे, यहाँ तक अपना खेती उती सब करने लगे थे, नव पाषाण काल तक खेती उती करने लगे थे, कृषि पशुपालन ठीक ठाक करने लगे थे। तो यहाँ पर नव पाषाण काल के एक स्थल है, एक बुर्ज होम मिलता है। कौन सा, बुर्ज होम। यहाँ पर बुर्ज होम जो मिलता है, बुर्ज होम जो मिलता है, यहाँ पर गौरतवास मिला है, गौरतवास। अब गौरतवास ये किस काल के बुर्ज होम जो है वो किस काल के है, यही नव पाषाण काल के ही है। यहाँ पर गौरतवास मतलब क्या होता है, गौरतवास मतलब क्या होता है, गड्ढा में लोग रहते थे। अब गड्ढा में कैसे रहते थे, शायद ऐसा होता होगा कि ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडा के कारण वो लोग क्या करते थे, गड्ढा खोद कर और उसी में क्या करते थे, ज्यादा गड्ढा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत गड्ढा खोद के जिसमें लोग रह सके। अब बाहर मान लीजिए कोई घर उड़ बनाए, झोपड़ी उपड़ी बनाए, तो पता चला हवा पूरा तेज उड़ गया, या मान लीजिए बारिश आया तो पूरा उड़ गया, या बहुत तेज गर्मी लग रहा होगा, या कुछ और कारण होगा जिसके कारण लोग कहाँ पर रहते थे, गौरतवास में। अगला हम लोग इसका एक और स्थल देख लेते हैं, एक है मेहरगढ़। अब बताइए तो मेहरगढ़ से क्या मिला था, ऐसा बात क्या था मेहरगढ़ में, जो कि नौ पाषाणी का स्थल है मेहरगढ़, यानी नौ पाषाण काल के उस समय स्थल प्रसिद्ध हुआ था। अब बताइए क्या था ऐसा मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती का प्रमाण मिला था और पशुपालन का भी। कहाँ पर, मेहरगढ़ में खेती और पशुपालन का प्रमाण मिला था। अब बताइए कोल्डिहवा जो है वो किस काल का स्थल है, नौ पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो ये नौ पाषाण काल का स्थल। अब कोल्डिहवा से क्या मिला था, थोड़ा सोचिए तो बताइए तो, कोल्डिहवा से क्या मिला था, कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला था, वो जो कि इलाहाबाद में है। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला था। हो गया देखिए खत्म, ये इतना ही क्वेश्चन इससे होता है। या और भी अब अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यही सब रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, ए 1940, बी 1921, सी 1922 और डी 1924। तो ये हुआ था 1922 में, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। आप बताइए तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर होगा राखलदास बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो के पास पहुंचे गए तो हड़प्पा के पास भी पहुंच जाते हैं। आपको पता है कि हड़प्पा एक जगह है और आसपास में फैली संस्कृति को, सभ्यता को, मान लीजिए मोहनजोदड़ो या हड़प्पा है, तो ये पूरा को क्या कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला जो स्थल मिला था, कौन मिला था, हड़प्पा। क्या मिला था, हड़प्पा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें। किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है। खोज किया था राखलदास बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से जो कुछ भी मिले हैं, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या क्या चीज मिला है। माता देवी की मूर्ति मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में ही मिला है। अरे तालाब नहाने वाला तालाब मिला नहीं है वहीं पर, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पर मिला है, वही मोहनजोदड़ो में ही मिला है। सबसे अन्नागार कहाँ पर बड़ा मिला है, मोहनजोदड़ो में। यानी बहुत अच्छा व्यवस्था था, अन्न रखने का भी बहुत बड़ा व्यवस्था, यानी व्यापारिक नगर था, वहां से लोग चावल आता था, फिर मतलब जो भी था अन्न वो आता था और फिर वहां से कहीं और व्यापार करने के लिए जाता था। अब मोहनजोदड़ो देख लिए तो यहीं पर हड़प्पा देख लेते। हड़प्पा की खोज कब हुआ था, 1921 में हुआ था। उसका खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। क्या हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। और इस समय जब खोज हो रहा था तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्देशक कौन था, ये जब खोज हो रहा था तो भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये दशरथ, बी शिशुनाग, सी वासुदेव और डी बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ।
अब मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य जी ने, विष्णुगुप्त, और ये चाणक्य भी कहते हैं। अब इन्होंने एक और शास्त्र लिखा था, किताब क्या लिखा था? और शास्त्र लिखा था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये किस वंश के राजा को हराकर राजगद्दी पर बैठे थे? मगध की राजगद्दी पर किस वंश के राजा को हराकर बैठे थे? नंद वंश के राजा को। किस वंश के राजा को? नंद वंश के राजा को। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? जो धनानंद था, वो किस वंश का राजा था? नंद वंश को। उसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अब नंद वंश का जो नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक बताइए तो कौन था? महापद्म नंद। और महापद्म नंद का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये धनानंद हुआ। और पता नहीं, देखिए सारे जो वंश की स्थापना होती है, मिनिमम 2-3 गो राजा आते हैं, मतलब 2-3 गो राजा होंगे, उसके बाद उस वंश का अंत होगा। और देखिए ये क्या किया कि महापद्म नंद आए, नंद वंश में एक महापद्म नंद आया, एक ये आया धनानंद। इतना अत्याचार कर दिया कि इसको, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य को इसको हटाना पड़ गया। क्या किया? इतना अत्याचार कर दिया कि 2 ही गो राजा के बाद इसके वंश से खत्म कर देना पड़ा। समझिए, इतना कुछ कर ही दिया था ये। तो ये इसका आंसर, तो मौर्य वंश का स्थापना तो ये किए थे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद कौन हुए? बिंदुसार, उनका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार के बाद राजा कौन हुआ? सम्राट अशोक। उसके बाद बहुत सारे राजा आए, लेकिन उनका ज्यादा नाम नहीं आता क्योंकि ज्यादा कार्य नहीं किए। और अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ अंतिम राजा हुआ। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं कि जीवक कौन था? जीवक कौन था? ये चिकित्सक, बी दार्शनिक, सी व्यापारी और डी किसान। तो ये था चिकित्सक। अब जीवक के बारे में तो आपको बहुत बढ़िया से बड़ा बताए हैं। जीवक कौन था? ये बिंबिसार जो था, उसके दरबार में ये बहुत अच्छा चिकित्सक था। यानी कि अब बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक जो था वो कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक। उस समय ही मगध जो था उसका क्षेत्र विस्तार हुआ। अब वो कैसे क्षेत्र विस्तार करता था? मगध के क्षेत्र विस्तार कैसे करता था? मगध के क्षेत्र विस्तार करने के लिए कुछ भी कर देता था। जिससे युद्ध करना होता था युद्ध भी करता था, और जिससे व्यापारिक संबंध बनाकर करना होता था, व्यापारिक जिससे दोस्ती वाला संबंध बनाना था वो दोस्ती भी करता था। अब देखिए यहाँ पर था मगध, तो मगध यहाँ पर छोटा था उस समय, जब वो बिंबिसार था छोटा था, आपको पता ही है। और बाकी कैसे कैसे अपने राज्यों को मिलाया, बाकी युद्ध करके। एक बात बताइए, ये चंद्र प्रद्योत कहाँ के राजा थे? उसी के काल के थे ना। चंद्र प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के। अवंती कहाँ पर है बताइए? तो अवंती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश में। तो यहीं के राजा जब बीमार हुए थे तो सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, यानी कि सारे चिकित्सकों ने मना कर दिया कि आप बचने वाले नहीं है। तो कौन भेजा? यहाँ से बिंबिसार जो अपने जो चिकित्सक था, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को भेजकर उनके प्राण क्या किया? बचाया। जिसके कारण ये दोस्ती हो गई और इनकी अधीनता स्वीकार कर लिया, और पूरा इतना मगध क्या हुआ? विस्तार हुआ। और वैवाहिक संबंध भी बनाकर इसने क्या किया था? कई क्षेत्रों में, जैसे लिच्छवी यहाँ पर वैशाली में, और उसके बाद फिर काशी में वैवाहिक संबंध बनाकर इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया था। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन दे देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, और उसके बाद है डी एक और ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें से कौन है जो गुप्त वंश का संस्थापक है? ये तो इसका आंसर बताइए, कौन होगा जो गुप्त वंश का संस्थापक है? चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अब बताइए किसके सामंत थे? बताइए तो, ये गुप्त वंश जो था वो किसके सामंत था? पहलव, कुषाण, इंडो ग्रीक, शक, किसके ये थे सामंत? ये थे कुषाण वंश के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाण वंश। अंतिम में जब कुषाण कमजोर पड़ने लगा, कुषाण वंश, तो ये अपने आप को क्या कर लिए? स्वतंत्र घोषित कर लिए। लेकिन यहाँ पर जब श्रीगुप्त ने जब स्थापना किया था उस समय खुद को स्वतंत्र घोषित नहीं किया था। श्रीगुप्त के बाद राजा कौन बना था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना?
समुद्रगुप्त राजा बना। कौन बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद भी एक राजा आया, कुछ समय के लिए रहा रामगुप्त, लेकिन वो शकों से युद्ध हार गया, जिसके कारण फिर ये युद्ध कौन लड़ने गया? उसी का जो भाई था युद्ध लड़ने गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, छोटा भाई था ना, तो उसने युद्ध लड़ा और उसके बाद शकों से विजेता पाई, शकों को जीत लिया। उसके बाद ये राजा खुद बन गया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। हम लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसे ही अब देखिए ये अगर कहीं टेलीग्राम पर अगर हम टेस्ट लेते तो इतना एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाते, मतलब एक्सप्लेन इतना अच्छा से हम बता नहीं सकते आपको। क्या करते? क्वेश्चन देते, उसका आंसर रहता, क्वेश्चन देते, आंसर रहता। तो देखिए उतना अच्छा से आपको मेन बात क्या है कि आपको याद करवा देना है, कैसे भी करके याद करवा देना। तो इसीलिए टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, ताकि आपको हम अभी भी बता दें कि हाँ उसका आंसर क्या होगा और कैसे उसको याद रखा जाएगा। हम लोग तो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग तो समझ में आ गया होगा।